अब तक हमने देखा बंगाल के अकाल और मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन के नरसंहार में लोगों के बीच जाकर खड़े होने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कई बार अकेले मुस्लिम लीग की बाजी पलट दी थी। बंगाल की पहचान और दूर की सोच रखने वाले राजनीतिज्ञ डॉक्टर मुखर्जी वैचारिक रूप से राष्ट्रवादी थे और अन्य से काफी आगे थे। आगे देखते हैं। वो व्यक्ति बैरिस्टर, कलकत्ता विश्वविद्यालय का वीसी, जो विधान परिषद और विधानसभा का सदस्य चुना जाता है, हिंदू महासभा का अखिल भारतीय अध्यक्ष बनता है, बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार को धराशायी कर देता है, हर वर्ग और हर समाज से सम्मान पाता है और संविधान सभा के लिए चुना जाता है। वो व्यक्ति यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके पास प्रत्येक भावी घटनाओं के लिए दृष्टि थी और उसका निदान भी था। उसके पास विरासत में मिली हुई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि थी। He had great faith in the mother meaning the Durga and the Kali as the presiding deities, and whenever he could time in the evening, he would move in his car late evening to the Dakshineshwar temple. He would visit. That he would do. So therefore, I mean, in that sense, he was not a ritualistic person, but then he had great religious bent of mind. You find in the diary. उन्हें राजनीति में लाने के लिए लगातार बदलती राजनीतिक परिस्थितियां अगर जिम्मेवार थीं, तो भारत सेवा आश्रम संघ के संस्थापक प्रणवानंद भी एक प्रेरणा स्रोत थे। बाहर माँ दुर्गा की पूजा हो रही है, सैकड़ों हजारों भक्त खड़े हैं, लेकिन आचार्य देव इस देश की रक्षा के लिए स्वामी प्रणवानंद जी को 3 घंटे का समय दिया। 3 घंटा तक में ध्यान मग्न रहे और 10 बजे जब निकले, लोग बोले क्या स्वामी जी, देखिए उनका मोह रक्तिम हो गया था, इतनी बड़ी शक्ति लेकर के जा रहे थे। वो सभी पंथों और मजहबों का सम्मान करते थे। उन्होंने प्रख्यात कवि काजी नजरुल इस्लाम को उनके बीमार और तंगहाली में मधुपुर स्थित अपने घर में जगह दी और उन्हें हर तरह से मदद की। In spite of whatever people say, my grandfather was not a communal person at all, in any way. You must have heard of Qazi Nazrul Islam, the great revolutionary poet, right? When my grandfather was the deputy chief minister of Bengal, undivided Bengal, and the chief minister was a person called Fazlul Haq, and Nazrul Islam had become very ill, mentally, psychologically ill and so on, also suffering from poverty. So my grandfather sent him to Madhupur, where we used to have a house, and he lived there for more than 6 months, he and his wife. He also lobbied Fazlul Haq for the Bengal government to grant him a pension, which Fazlul Haq had not even thought of, but my grandfather insisted, and Nazrul Islam started getting a Bengal pension. There are many letters actually, maybe with Chittatosh or whatever, where Nazrul Islam has thanked my grandfather very clearly for all he had done for him. फजलुल हक के साथ सरकार बनाना और हमेशा एक सही रास्ता दिखाना जैसी कई बातें हैं जो उन्हें राजनीति में शिखर पर देखने के लिए लोगों को विवश कर देती हैं। Fazlul Haq, who was the chief minister twice, I mean in that sense, and also in fact to move the partition resolution in Lahore in 1940, he was greatly attached to Shama Prasad at the personal level. So politics did not interfere with the personal relationship. When Shama Prasad died, I mean
Fazlul Haq, he was in Bangladesh that time, it was East Pakistan. He, I believe, had said that I have lost one of my brothers. इसी तरह सुभाष चंद्र बोस के भारत छोड़ देने और उनके बड़े भाई शरद बोस के गिरफ्तार किए जाने के बाद राजनीतिक दूरी होते हुए भी डॉक्टर मुखर्जी ने बोस परिवार की हर तरह से मदद की थी। When on the eve of a formation of a progressive coalition with Fazlul Haq, Sharad Bose and Shama Prasad, Sharad Bose was arrested. He greatly helped the family of Sharad Bose by providing subsistence allowance to the family. आज भी राजनीति के शिखर पर बैठे लोग मानते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी के जैसा सदन में बोलने वाला उस समय कोई दूसरा नेता नहीं था। मैं तो ये बात कहूँगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा एक सदस्य जो थे यहाँ पर काउंसिल में, इतना पावरफुल स्पीकर थे कि उनका स्पीचेस का सामने में उनको जो डिबेट में जो पार्टिसिपेशन में जो उनका पॉइंट्स वो रेज करते रहे, वो पॉइंट्स को खारिज करने का लायक और उस समय वाला जितना बहुत बड़े बड़े उस समय पार्लियामेंटेरियन थे, लेकिन हमारा मुताबिक अकॉर्डिंग टू माय एस्टिमेशन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का से वो लोग उतना धार कांच में नहीं थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों के थिंक टैंक थॉमस बॉबिंगटन, मैकॉले और उनके सिद्धांतों को अंग्रेजों के सामने ही झटक दिया था। मैकॉले ने 1835 में मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन में कहा था, अंततः हमें एक वर्ग पैदा करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिशें करनी चाहिए ताकि वे हमारे और उन लाखों लोगों के बीच दुभाषी का काम कर सकें जिन पर हम शासन कर रहे हैं। लोगों की एक ऐसी जमात जिसका खून और रंग भारतीय हो, लेकिन रुचि, राय, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज। 13 फरवरी 1933 को डॉक्टर मुखर्जी ने ऑल बंगाल यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स कॉन्फ्रेंस में कहा था कि फिलहाल जो शिक्षा पद्धति है वो इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। नागपुर में 1935 में उन्होंने कहा था कि युवा में केवल ज्ञान, सम्मान, आदर ही नहीं बढ़े, बल्कि उनके मन में मातृभूमि के प्रति प्यार बढ़े और वो इसे अपने मन में संजोए रखें। 1938 में दीक्षांत भाषण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रति अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया था। डॉक्टर मुखर्जी जानते थे कि आधी आबादी को शिक्षित किए बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। वीमेन एजुकेशन बारे में बेथुन कॉलेज जो यहाँ पर है, बेथुन कॉलेज का प्रिंसिपल दैट वाज ए ब्रिटिश प्रिंसिपल वाज इलेक्टेड। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल विधान उस काउंसिल में ये प्रश्न उठाया ब्रिटिश गवर्नमेंट का सामने में, जो अभी जो जैसे अब टीचर इंचार्ज होते हैं उस समय कोई प्रिंसिपल नहीं था, तो कहे कि आप कोई इंडियन को आप करिए यहाँ पर प्रिंसिपल लेडी, जो बेथुन कॉलेज में थे। तो इसका मांग, उनका जो ये डिमांड था, ये मांग उन लोग पूरा किया बाद में। यानी कि इससे पता चलता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वो वाइस चांसलर भी थे, एजुकेशन का बारे में बहुत सारे चर्चा किए हैं। एजुकेशन में लड़के लड़कियों का योगदान और इसको अपलिफ्ट कराने के लिए एजुकेशन सिस्टम के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। 1940 में हिंदू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश भर में तूफानी दौरा शुरू कर दिया। लाहौर में इनके विचारों से प्रभावित होकर बलराज मधोक इनसे जुड़े। इसी क्रम में लाहौर में डॉक्टर मुखर्जी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सभा को संबोधित करने का अवसर मिल गया। 1944 में डॉक्टर मुखर्जी को हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुने जाने पर स्वयं महात्मा गांधी ने खुशी इजहार करते हुए कहा था कि पंडित मालवीय के बाद हिंदुओं को एक सही नेता की जरूरत थी और डॉक्टर मुखर्जी के रूप में उन्हें एक मजबूत नेता मिला है।
कलकत्ता में उनका एक बड़ा भवन है। यहाँ अब आशुतोष मुखर्जी मेमोरियल इंस्टीट्यूट है। ये भवन पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शैक्षणिक और राजनीतिक कार्यों का केंद्र हुआ करता था। इसी भवन में वो कार्यालय भी है जहां से डॉक्टर मुखर्जी अपनी सारी शैक्षणिक गतिविधियों और सारे राजनीतिक कार्यक्रमों का संचालन किया करते थे। भारत की आज़ादी की लड़ाई के समय में ये भवन क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों का केंद्र रहा है। सुभाष चंद्र बोस यहाँ आए, महात्मा गांधी यहाँ आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ आए, पंडित नेहरू यहाँ आए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यहाँ आए, अटल बिहारी वाजपेयी आए और न जाने कितने विचारक, चिंतक और आंदोलनकारी यहाँ आए। उस समय का उनका कार्यालय अब भी सुरक्षित है। हर कदम पर प्रेरणा देने वाले पिता का स्थान श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्सी के ठीक सामने है। कई विशेषताओं में एक और, इस कार्यालय में माता तुलजा भवानी का एक चित्र है जिनका पूजन महाराज शिवाजी कर रहे हैं। बंगाल के वास्तुकार के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विभाजन आंदोलन के लिए तैयार हुए तो उनकी प्रतिभा, पीड़ितों की सेवा, समाज के लिए सब कुछ समर्पण, राजनीतिक दूरदर्शिता और सांगठनिक क्षमता, ये सभी प्रालब्ध बनकर आ खड़े हुए। अब तक दुनिया में धर्म के आधार पर 3 विभाजन हुए हैं। भारत पाकिस्तान, फिलिस्तीन का इजराइल और जॉर्डन के रूप में विभाजन, ब्रिटेन अनुशासित आयरलैंड का विभाजन, प्रोटेस्टेंट बहुल उत्तरी आयरलैंड और कैथोलिक बहुल रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। पहले 2 देशों में इस्लाम बड़ा मुद्दा था, तीसरा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच। इनमें तीखी झड़पें चलती रहीं, तीनों जगहों पर अशांति है। विभाजन समस्याओं का निदान नहीं कर पाया। पाकिस्तान की नींव पड़ी इंग्लैंड में, जहां पहली बार 1933 में रहमत अली ने कैम्ब्रिज में पाकिस्तान की कल्पना की थी। 7 साल बाद 1940 में कराची में जब जिन्ना का पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ तो जिन्ना को भी नहीं मालूम था कि इसमें कौन सा प्रांत शामिल होगा। लेकिन बंगाल में मुस्लिम लीग सरकार की स्थापना और 1937 में कांग्रेस के हक के साथ सरकार नहीं बनाने की भयंकर भूल के कारण बंगाल जिन्ना के पाकिस्तान के घेरे में आ गया, जिसने बंगाल को भीषण अकाल और ग्रेट कलकत्ता किलिंग की ओर धकेल दिया। अगर विस्तार से देखें तो पंजाब, कश्मीर, बंगाल और असम पाकिस्तान के दायरे में था और तब वो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़ते हुए 40 मील के कॉरिडोर की मांग तक से गुजरे थे। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन के साथ ही जिन्ना और सोहरावर्दी ने गृह युद्ध छेड़ दिया। डायरेक्ट एक्शन के बाद उपजे हालात को लेकर डॉक्टर मुखर्जी चिंतित हो गए। समझ लीजिए कि ग्रुपिंग प्लान में कांग्रेस ने सहमति दे दिए थे और मुस्लिम लीग भी सहमति दे दिए थे। ये ग्रुपिंग प्लान अगर मान लिया जाता तो भारत अखंड रहता, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने किसी को बिना पूछे ऐसे ग्रुपिंग प्लान को ठुकरा दिया। इसके चलते जिन्ना का एक सुयोग मिल गया कि वो भी ठुकरा दे। पंजाब में सिकंदर हयात खान के उत्तराधिकारी कमजोर निकले और वो बाद में लीग में मिल गए। सिंध इलाके में मुस्लिम लीग का प्रभाव ज्यादा था। डॉक्टर मुखर्जी देख रहे थे कि अब देश का विभाजन नहीं रोका जा सकता। मुस्लिम लीग के बढ़ते दबाव के चलते
अंग्रेज पूरा पंजाब और पूरा बंगाल पाकिस्तान में शामिल कर देंगे। कांग्रेस का ढीला ढाला नेतृत्व इसे नहीं रोक पाएगा। डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल और पंजाब को बचाने का विचार किया। ऐसा नहीं हो सकता, अभी समय है, हमें पाकिस्तान का विभाजन करना होगा। वैभव और विरासत को बचाने के लिए पुरुषार्थ को जगाना होगा। इसके लिए सामाजिक स्तर से लेकर राजनीतिक स्तर तक अभियान ही क्यों न छेड़ना पड़े। बंगाल और पंजाब विभाजन के लिए आंदोलन 1946 के अंत तक शुरू हो गया। हर स्तर पर लोग जुड़ने लगे थे। बंगाल में बड़ी संख्या में भद्रलोक हिंदुओं ने प्रेस बैठकें की। बंगालियों ने समझ लिया कि मुस्लिम लीग से मुक्ति दिलाने वाला अगर कोई है तो वो डॉक्टर मुखर्जी ही हैं। 1944 में जिन्ना के साथ वार्तालाप में गांधी जी और 1946 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पाकिस्तान के जिस रूप को स्वीकार कर लिया था उसमें पूरा पंजाब और पूरा बंगाल शामिल था। पूरा बंगाल अगर पाकिस्तान में जाता तो असम भी चला जाता, क्योंकि असम के साथ बाकी भारत का जो संयोग है वो बंगाल के तहत ही है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा, बंगाल को विभाजित करना पड़ेगा और बंगाल में जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज है वो सारे भारत को देना पड़ेगा। तो जिन्ना ने इसको बहुत विरोध किया, बहुत विरोध किया, माउंटबैटन के साथ बहुत बहस किया, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कहा वही जारी रहा, वही बरकरार रहा। लीग के सोहरावर्दी और सहयोगियों ने शुद्ध बंगाली होने का ढोंग किया। इन्होंने संप्रभु, स्वतंत्र और अविभाजित बंगाल की मांग शुरू कर दी। इधर डॉक्टर मुखर्जी ने फरवरी 1947 तक इसी मुद्दे को लेकर बंगाल में तूफानी दौरा किया। जनता की आहट और समर्थन को देखते हुए बड़ी संख्या में कांग्रेसी भी उनकी ओर आने लगे। पंजाब में भी जनसभाओं का दौर शुरू हो गया था। महासभा के NC चटर्जी और INA के जनरल AC चटर्जी की स्वीकृति से विभाजन की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। बंगाल के लोग एक मत थे, लेकिन कांग्रेस का अभिमत यहां भी विभाजित ही था। 10 मार्च को नेहरू ने बावेल को बताया कि कैबिनेट मिशन ही बंगाल और पंजाब विभाजन का विकल्प है। इधर हिंदू महासभा की ओर से मुखर्जी की पहल और प्रदेश में बदलती परिस्थितियों को देखते हुए बंगाल में कांग्रेस ने सहमति दे दी। मुखर्जी की ये बड़ी कूटनीतिक विजय थी। मान लिया गया कि महासभा और कांग्रेस विभाजन के लिए साथ काम करेगी। पंजाब भी इसी रास्ते पर बढ़ रहा था। 1 मई 1947 में महासभा और कांग्रेस ने मिलकर कलकत्ता में विभाजन के लिए एक विशाल सभा की। 2 मई को मुखर्जी ने लॉर्ड माउंटबैटन को बंगाल और पंजाब के विभाजन की अनिवार्यता को लेकर पत्र लिखा। कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ने माउंटबैटन को सूचित किया कि लड़ाई करने से अच्छा हम ये समझते हैं कि हम उन्हें पाकिस्तान ले लेने दें, लेकिन शर्त ये है कि आप पंजाब और बंगाल का न्यायपूर्ण बंटवारा कर दें। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो पंजाब और बंगाल पाकिस्तान में चला जाता। बाद में इस आंदोलन को पंजाब विभाजन पर कांग्रेस कार्य समिति के 8 मार्च वाले प्रस्ताव से ताकत मिल गई, जिसकी रचना मुखर्जी ने की थी। इस बीच बंगाल को स्वतंत्र देश बनाने का खेल जारी था। सोहरावर्दी, हाशिम और शरद भी लगे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पटेल और नेहरू से विभाजन
खारिज न करने का अनुरोध किया। नेहरू का जवाब टालने वाला था और पटेल ने आश्वस्त किया था कि चिंता करने की जरूरत नहीं। पटेल की भूमिका अहम थी। संप्रभु बंगाल को उन्होंने मूर्खों का जाल बताया। 3 जून 1947 को तमाम अनिश्चितताओं पर विराम लग गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा कर दी कि ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की योजना को स्वीकृति दे दी है, लेकिन इस शर्त के साथ कि बंगाल और पंजाब का विभाजन उनकी संबद्ध विधानसभाओं में मत विभाजन के अनुसार ही तय होंगे। सिलहट में जनमत संग्रह की बात कही गई। मुखर्जी के लिए विधानसभा में मत विभाजन कठिन काम नहीं था। मुस्लिम लीग से मुक्ति सभी चाहते थे। हम जो हिंदू बंगाली लोग हैं, हम अभी भी भारत के नागरिक हैं। अगर ये हम ना होते तो हम पाकिस्तान में रह जाते और पाकिस्तान से हमको खदेड़ दिया जाता और हमको या तो मुसलमान होना होता, नहीं तो बंगाल के खाड़ी में हमको कूदना होता। सिलहट में सरकारी मशीनरी और मुस्लिम लीग ने हिंदुओं को वोट देने से रोका। मुस्लिम और ईसाई बहुल इलाके से वोट करा लिया। फिर भी काफी कम वोट से उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। इस घटना पर कांग्रेस आज तक आरोप में है। अगर वो थोड़ा भी मेहनत कर लेती तो सिलहट भी बच जाता। अंततः बंगाल का विभाजन एक विशिष्ट अंग्रेज बैरिस्टर सर सिरिल रैडक्लिफ के हाथों हुआ। उन्हें चुनने का कारण था कि भारत से उनका कोई संबंध नहीं था। कुछ लोग विभाजन से संतुष्ट हो गए तो कुछ लोग पद मिलने की निश्चिंतता से, लेकिन मुखर्जी ही थे जिन्हें विभाजन की घोषणा के बावजूद लोगों की जिंदगी की चिंता थी। डॉक्टर मुखर्जी ने एक बार फिर यहां हस्तक्षेप किया और जिला या उपमंडल के बजाय पुलिस स्टेशन को जनसंख्या विभाजन की इकाई मानने के लिए जोर लगा दी। इससे एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान जाने से बच गया। बंगाल और पंजाब को लेकर इतने बड़े निर्णय और देश में बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 10 जुलाई 1947 को बंगाल से संविधान सभा के प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया गया। उस सभा को संविधान बनाना था। बंगाल के विभाजन की इस विजय पर नेहरू ने डॉक्टर मुखर्जी पर टिप्पणी की थी कि आपने भी तो विभाजन का समर्थन किया था, जिस पर मुखर्जी का जवाब था, मैंने पाकिस्तान का विभाजन किया है। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं सहमति नहीं दिया था, मैं पहले उसके पूरा खिलाफ था, पर बाद में जब आप लोगों ने सहमति दे दिए तो मैं दावा किया कि आपको भारत विभाजन करना है तो बंगाल को भी विभाजन करना पड़ेगा और बंगाल के जो हिंदू प्रधान इलाके हैं उसको भारत से जो संयुक्त करना पड़ेगा। मतलब यू डिवाइडेड इंडिया, आई डिवाइडेड पाकिस्तान। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लोग सम्मान से याद करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इतना कलरफुल पर्सनालिटी रहा। उनको डिफरेंट एस्पेक्ट्स से, डिफरेंट एंगल्स में उनको एनालिसिस करने से एक ही बात आता है, जो उन जैसा महान व्यक्ति जो भारतवर्ष में जो जन्मे थे, तो हम तो बंगाल का गौरव कहते हैं उनको। 15 अगस्त 1947 को स्वशासी भारतीय संघ का जन्म हुआ। बाद में गणतंत्र घोषित हुआ। 17 अगस्त को रेडक्लिफ अवार्ड घोषित किया गया। डॉक्टर मुखर्जी के कारण पंजाब और बंगाल भारत का हिस्सा बने रह गए। इतना ही नहीं, इन दोनों राज्यों के यहाँ होने के चलते ही कश्मीर और आसाम यानी कुल 4 राज्य देश के अंग बने रह गए।